हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आपका पॉलिटी का यहाँ पे सीरीज चल रही है और इसके अलावा आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का मेन सेशन चल रहा है, जो आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे गोला टिका के बैठे हुए हैं। बेटा बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए क्लास में थोड़ा टाइम पे आ जाया करिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्लास के लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं लगता है कि हाँ ये वर्थ है तो फिर यार मैं इसको बंद कर दूं। मतलब मेरा कहना ये है, वाई टू वेस्ट एनर्जी। जब आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है देन वाई टू वेस्ट द एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ठीक है एक ही क्लास करो 7 बजे, 5 बजे की क्लास बंद कर दो, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए अच्छा करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू और आपका जो पेड बैच है उसके बारे में आपको क्लास के एंड में बताते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो पावर सेपरेशन होता है वो यहाँ पे इनमें से किसके अंदर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी के अंदर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल नजर आएगा, आर्टिकल नंबर 50, जो कि क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग होना चाहिए। डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 है और 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। अगला, अंडर द डीपीएसपी up to what age of the children they are expected to be provided the free and the compulsory education, यानी कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा आंसर करेक्ट होगा जिसके अंदर क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 years इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपी? डीपीएसपी के लिए यहाँ पे भारत के संविधान में कौन सा वाला पार्ट है? तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 आपको मिलेगा। पार्ट नंबर 5 जो है ये किसकी बात करता है? यूनियन की बात करता है। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट नंबर 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स स्टेट के बारे में बात करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो, डीपीएसपी बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधी मॉरल फिलोसफी, यानी कि ये जो डीपीएसपी से आप देखते हो इसके ऊपर महात्मा गांधी जी की जो फिलोसफीज हैं, जो मॉरल फिलोसफीज हैं, उनका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी एक बारी से क्या करना है भैया, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के अंदर जो लिबरल के अंदर है, कुछ ऐसे हैं जो सोशल के अंदर है, कुछ ऐसे हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल में क्या आएगा? इसमें से फ्री एंड लीगल एड आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि इस प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी के प्रिंसिपल्स के अलावा भी और भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बताता है? तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो कि डीपीएसपी के अंदर किया गया है ताकि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सके, ओवर प्रोसीड कर सके, यानी कि उनकी जगह को यहाँ पर लिया जा सके व्हेनेवर दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और वो भी कब? यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस वाले के अंदर ये चीज़ बोली गई है। अच्छा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 1976 में इसको साइन किया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी? इसमें से कौन सा है जो कि डीपीएसपी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है? तो देखो, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ये तो है, अगला है राइट टू वर्क ये भी है, नेक्स्ट है इक्वल वेजेस ये भी है, और आखिरी क्या बचा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये तो भैया आर्टिकल नंबर 19 और 21 के अंदर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। डीपीएसपी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस। डीपीएसपी जो होता है वो एक तरीके का चेक होता है और ये तब दिया जाता है जब बैंक की कन्वीनियंस होती है। यानी कि ये क्या होता है, ये यहाँ पे राज्य सरकारों के पास में एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल वो कब करते हैं? जब इलेक्शन टाइम आता है। तभी तो आपने देखा होगा ना, ये वाली योजना आ जाएगी, वो वाली योजना आ जाएगी। ये कब होता है? जब इलेक्शन टाइम होता है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था केटी शाह जी के द्वारा बोला गया था। अगला, डीपीएसपी या फिर जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको अगर हम देखें तो इसमें से किस शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम डिफाइन करेंगे? तो देखो, जस्टिसेबल तो है नहीं, कैंसिल करो। नॉन जस्टिसेबल की बात करी जाए तो नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो बचे कितने? 2 ऑप्शंस। एक है ओनली सम ऑफ प्रोविजंस आर जस्टिसेबल एंड नन ऑफ दिस। तो देखो, इसमें से कुछ तो प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो क्या हो जाएंगे, क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं। खुद से सोचा करो, खुद से आंसर किया करो। आधों का तो दिमाग चल रहा होगा, हो सकता है मैम, मे बी, आई डोंट नो। सुनो, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में एक डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये जस्टिसेबल होते हैं
और ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का शोषण किया है तो उसको यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, जेल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरी तरफ है क्या, अगर डीपीएसपी की बात हो रही है तो ये कैसा है, नॉन जस्टिसेबल है। यानी कि अगर किसी भी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कोई काम किया है तो आप उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगला बताओ। द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी को जोड़ा ही क्यों गया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल सी बात है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये किसके लिए काम करता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए काम करता है। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है टोटल अगर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको ये 11 मिलेंगी। किसके कहने पर जोड़ी गई हैं, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर जोड़ी गई हैं। और अगर आपसे इसका ईयर पूछा जाएगा तो ईयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1976 जो है वो क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, 1976 जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए ईयर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितनी है, 11 ड्यूटीज़ हैं। 11वें नंबर की जो ड्यूटी है वो एजुकेशन के बारे में बात करती है। चलो नेक्स्ट बताओ। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये जो डॉक्ट्राइन है सुप्रीम कोर्ट की, ये क्या थी भैया, कब आई थी, तो केरला का एजुकेशन जब बिल आया था उस टाइम पे इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, इसको प्रेजेंट भी किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ 3 टाइप्स। कौन सी है, नेशनल है, प्रेसिडेंट रूल है एंड दी फाइनेंशियल पावर है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो अगला क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं क्या वो अपनी ही पोस्ट का दोबारा से इलेक्शन करा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये तो तब पॉसिबल है कि जब वहाँ पे वो जो जगह है वो जगह खाली हो जाए, एनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, अरे भैया प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की बात करो, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ किसी भी पर्सन को 2 बार ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। बट हमारे यहाँ पे क्या है, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा एंड इनफाइनाइट, यानी कि कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी मार दिया करिए, ये कहना पड़ता है। स्पीकर, देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है इसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जब यहाँ अपॉइंटमेंट की बात होती है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि जो भी पार्टी यहाँ पे मेजॉरिटी में जीत के आई है उस पार्टी का जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्पीकर शब्द से जानते हैं। और इनको अलग से कोई शपथ वपथ नहीं दिलाई जाती है, अलग से कोई प्रोसेस नहीं होता है। सेम फॉर प्रोटेम स्पीकर ऑल्सो। अगला, इन द केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन टू हुम ही शुड रिजाइन। अगर ये इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको ये अपना इस्तीफा सौंपेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो किसको देंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को दिया जाएगा। और अगर ये तीनों ही लोग एब्सेंट है तो क्या होगा, कहेंगे मैम कैसन बात करती हो, तीनों के तीनों कैसे एब्सेंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर तीनों एब्सेंट है तो क्या होगा, तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको सौंपा जाएगा। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है, कैसन बात करते हो, अभी बताया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम 35 होती है। अगला, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय, इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो एडविन ल्यूटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और आप जानते भी हैं दिल्ली को ल्यूटियंस सिटी या फिर ल्यूटियंस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन टू द फोर्स। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी होता है कितने समय तक के लिए वैलिड रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ के लिए ये वैलिड रहता है। ठीक है, चलो अच्छा करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, वहाँ पे चीज़ें जो है ना अपने आप करेक्ट होती जाएंगी अगर आप एक एक करके हर एक पॉइंट को पढ़ते चले जाओगे। अगला सुनना यहाँ पे, इम्पीचमेंट कायदे से, बहुत ही कायदे से। ठीक है, ठीक, अच्छा अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल नंबर तो 61 है, लोकसभा राज्यसभा दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बट इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा वो किसकी तरफ से आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या होगा इसमें, इसकी शुरुआत कहीं से भी करी जा सकती है, चाहे तो लोकसभा से चाहे तो राज्यसभा से इसकी शुरुआत हो सकती है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। बट जो मेंबर्स होते हैं कहाँ के,
राज्यसभा के, उनका कार्यकाल तो 5 साल का ही होता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। नेक्स्ट देखिए, टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, कितनी एज होती है? 35 ईयर्स। एंड यही 35 ईयर्स किसकी होती है? गवर्नर की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर लोकसभा मेंबर्स के लिए एज, तो आंसर कितना होगा? 25, ठीक है ना, 25 होती है। चलिए नेक्स्ट बताइए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो विधान सभा के हों, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से सुनना अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के हिसाब से, या आप ये कह लो कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी को भी उनकी पोस्ट से कभी भी हटा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि ऐसे ही नहीं हटा दिया जाएगा, उसमें कैबिनेट का भी रोल होता है। तो यहाँ पे कौन होता है जो यहाँ पे इनके प्लेजर के अंदर काम करता है? दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन द ईयर 1975? सबको मालूम है, बच्चों वाला सवाल है। 1975 में कौन था भैया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी जी पीएम थी, और प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? फखरुद्दीन अली जी उस टाइम पर थे। ठीक है, तो चलो मैंने आपको ये सब कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, और ये हमारी सीरीज जो है वो इस वीक के एंड में खत्म होगी, पॉलिटी वाली। देन वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्लास चल रहा है भैया, कौन सा वाला? करंट अफेयर्स, अभी लाइव मिलेंगे। और अगर भैया पेड बैच नहीं ज्वाइन किया है किसी भी परीक्षा के लिए, फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो प्लीज़ ज्वाइन इट ऑन द टाइम। और अगर आपने यहाँ पे सीटी बैच ज्वाइन नहीं किया तो आपके पास में कॉम्बो का ऑफर है, और एसएससी का भी आपके पास में ऑफर है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो टाइमली। एंड इसके अलावा आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये हर संडे को होता है, और अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट देने जाते हो या पेड बैच ज्वाइन करने जाते हो तो वो आपसे कोड पूछेगा, कोड मेंशन कर देना कृति 10। इसके अलावा रिपोर्ट एंड बिन वाला जो ये सेक्शन है ये आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा, आप एक बार से देख के इसको अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। चलिए अच्छा, मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।